स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। गीत संगीत और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री न जाने कितने राज अफसाने छुपाए बैठी है। ऐसे ही जाने पहचाने, कहे अनकहे किस्सों को लेकर मैं आता हूं। और आज जो किस्से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मुलाहाजा फरमाइए उसकी झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या घटना थी जिसने संगीतकार रवि को इंस्पायर किया मुंबई आकर सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाने को। जिस सुरैया के लाखों दीवाने थे, वो सुरैया किसकी दीवानी थी, और जिसकी दीवानी थी उससे मिलने का सपना कब और कैसे हकीकत में बदल गया। इसके अलावा ये बताऊंगा कि कैसे मिला मनहर उदास को अभिमान का एक सुपर हिट गीत। कुछ ऐसे ही किस्से और राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो आप सबके प्यार के साथ आप सबको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज के शो का। संगीतकार रवि सिनेमा से सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन्हें गायक बनना था, लेकिन जनाब बन गए संगीतकार। ये शौक इस कदर उन पर हावी था कि उन्होंने रेडियो पर गाने के लिए भी ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन लिया था भारत रत्न पंडित रविशंकर ने। रवि साहब को ऑडिशन के बाद पंडित रविशंकर ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है लेकिन रियाज की बहुत जरूरत है, रियाज करो। इस घटना के बाद सन 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्ल्ड ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा था, और इत्तेफाक से रवि भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पहुंच गए। क्या देखते हैं कि एक स्टॉल में वायर रिकॉर्डर के नाम से कुछ रखा है। पूछा तो दुकानदार ने कहा, इसमें आवाज रिकॉर्ड करके उसे दोबारा बजाया जा सकता है। रवि साहब की उत्सुकता बढ़ गई। मन हुआ कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे सुना जाए, लेकिन वो ये काम दोस्तों के सामने नहीं करना चाहते थे। इसलिए अगले दिन वो अकेले गए और खुद की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड करवाया। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेकर आया हूं। और जब रिकॉर्डिंग सुनी तो बहुत उछल पड़े। उन्हें अपनी आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोच लिया कि चाहे ये पंडित रविशंकर कुछ भी कहें, ये दुनिया कुछ भी कह डाले, मुझे तो सिंगर बनना है और मैं तो सिंगर बनने बंबई जाऊंगा। यही ठान के उस रिकॉर्डर पर सुनी अपनी आवाज से इंस्पायर होकर जनाब रवि साहब पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में बहुत साल संघर्ष किया, सिंगर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बात रविशंकर जी की ही सच हो गई, और वो सिंगर तो ना बन सके लेकिन एक आला दर्जे के संगीतकार जरूर बन गए। जनाब अपने जमाने में खल्क में सुरैया के लिए दीवानगी का आलम यह था कि लोग उनके घर के सामने दिन रात इंतजार करते थे कि कहीं से सुरैया के दीदार हो जाएं। मगर सुरैया दीदार करना चाहती थी हॉलीवुड के स्टार ग्रेगरी पैक का। सुरैया अपने इंटरव्यू कहा करती थी कि वो ग्रेगरी पैक की अदाकारी की बड़ी दीवानी थी, और एक ख्वाहिश कि जिंदगी में एक बार उनसे मिलना हो जाए। अब हुआ यूं कि ग्रेगरी पैक अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए बंबई। जब ये बात सुरैया को पता चली तो उन्होंने ग्रेगरी पैक से मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से मामला बैठ नहीं पाया और मुलाकात हो नहीं पाई। सुरैया मायूस हो गई। ग्रेगरी पैक से मिलने की हसरत अभी भी दिल में बाकी थी। मन कह रहा था कि शायद ये सपना ही रह जाएगा और ग्रेगरी पैक से मुलाकात ना हो पाए।
अब किस्मत का खेल देखिए कि एक दिन वो अपने घर पर सो रही थी कि उनके घर की घंटी बजी। दरवाजा अम्मी ने खोला और देखा कि एक अंग्रेज खड़ा है। ये अंग्रेज जनाब और कोई नहीं, खुद ग्रेगरी पैक थे। उन्होंने सुरैया की अम्मी को बताया कि उन्होंने सुरैया की कुछ फिल्में देखी हैं और वो सुरैया से मिलना चाहते हैं। मां भागकर अंदर गई और नींद में सोई सुरैया को झकझोर कर जगाया। बेटा, तेरा सपना सच हो गया है, खुद ग्रेगरी पैक तुझसे मिलने आए हैं। पहले तो सुरैया को यकीन नहीं हुआ, मगर जब बेडरूम के दरवाजे से झांक के देखा तो मानो होशो हवास खो दिए। ये क्या हो गया और कैसे हो गया? जिससे मिलने की बेताबी थी, जिससे मिलने का इश्तियाक था, वो खुद मिलने चला आया। खैर साहब, इस मुलाकात में ग्रेगरी पैक ने उनसे काफी देर तक बातें की। सुरैया ने अपने हाथों से बनी कुछ चीजें ग्रेगरी पैक को खिलाईं। इस मुलाकात में सुरैया का हाल ऐसा था जैसा कि सुपरस्टार के सामने उसके फैन का होता है। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, नर्वस थी, लेकिन उनके दिल में किसी सपने के सच होने की बेइंतहा खुशी भी थी। फिल्म अभिमान में फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन के लिए दादा सचिन देव बर्मन ने 3 गायकों की आवाज को इस्तेमाल किया। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मनहर उदास। उस जमाने में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ साथ मनहर उदास को सचिन दा ने क्यों चुना, क्यों गवाया, सुनिए। हुआ ये कि सचिन देव बर्मन चाहते थे कि अभिमान फिल्म का एक गीत लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी मुकेश जी गाएं, मगर मुकेश जी उन दिनों फॉरेन में थे। इस बात का जिक्र सचिन देव बर्मन ने जब लता जी से किया तो लता जी ने दादा को एक नाम रेकमेंड किया। बोली कि एक लड़का है, नाम है मनहर, जो कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्मों में गा चुका है और इन दिनों मेरे साथ स्टेज शो करता है। उसकी आवाज में नयापन है, अगर आप चाहें तो उसे गवा कर देखिए, सुन लीजिए। लता जी का विश्वास देखकर सचिन दा ने मनहर को बुलाया। मनहर जब आए तो सचिन दा ने उनका टेस्ट लिया, इसी गाने की रिहर्सल करवाई। कहा गाओ जरा ये लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रिहर्सल में ही, या ये रिहर्सल थी कि ऑडिशन था, टेस्ट था, मनहर जी ने वो रिहर्सल, ये गाना गाया, इतना अच्छा गाया कि सचिन दा का दिल जीत लिया। और सचिन दा ने अगले ही दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग रखी, इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी में संतूर का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। जनाब, मैं आपको उस वक्त की बात बताऊंगा जब इंदिवर साहब फिल्मों से नहीं जुड़े थे। एक बार मध्य प्रदेश के कालपी के एक विद्यार्थी सम्मेलन में इंदिवर जी ने जब मंच पर कविता पाठ किया तो उन्हें मिली श्रोताओं की भरपूर वाहवाही और बड़े कवियों की तरह विदाई के समय भेंट नजराना पेश किया गया 51 रुपए। ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। इन 51 रुपयों से सबसे पहले खरीदी गई एक नई साइकिल। तब साइकिल 36 रुपए में आती थी। फिर बाकी बचे पैसों से, रुपयों से इंदिवर ने कवि सम्मेलनों में जाने लायक कपड़े बनवाए, अचकन, पजामा। फिर भी पैसे बच गए। इन बचे खुचे पैसों के साथ उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की, खूब मठा पीकर। मठा कहते हैं छाछ को। इंदिवर साहब को मठा पीने और बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वो बेतवा नदी के किनारे घंटों बांसुरी बजाते हुए मस्त रहा करते थे। इंदिवर ने उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति के कई गीत लिखे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नजदीकी भी रहे, जिन्हें अपने रचे शौर्य पूर्ण गीत सुनाकर, वीर रस के गीत सुनाकर वो सारे ग्रुप में जोश भर देते थे। देश की स्वतंत्रता के 20 वर्ष के बाद सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बरुआ सागर में लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलालेख में इंदिवर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बाबू भाई मिस्त्री, जिन्हें हम हिंदी फिल्मों में
स्पेशल इफेक्ट्स के जनक मानते हैं। इन्हीं ने सबसे पहले हमारी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स की शुरुआत की थी। बाबू भाई का जन्म 5 सितंबर 1918 को सूरत, गुजरात में हुआ था। पिताजी मकान बनाने का ठेका लिया करते थे। बाबू भाई महज 14 साल के थे जब पिताजी गुजर गए। सबसे बड़े थे, इसलिए विधवा मां और छोटे बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी बाबू भाई के कंधों पर आन पड़ी। मजबूरन रोजगार की तलाश में उन्हें अपने चाचा के पास बंबई आना पड़ा। यहां उनके चाचा रंगील दास भगवान दास कृष्ण टोल फिल्म कंपनी में एज एन आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे थे। चाचा ने सहारा दिया, मदद की, और चाचा जी की सिफारिश पर बाबू भाई को सन 1933 में बनी फिल्म हातिम ताई में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। शुरुआती दौर में उनका काम फिल्मों के पोस्टर्स बनाना, सेट कंस्ट्रक्शन करना, यही ड्यूटीज थी। लेकिन ये सब ड्यूटीज निभाते निभाते उनका रुझान फिल्म मेकिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ भी होने लगा। दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करने लगे, और जब जब उन्हें मौका मिलता वो दूसरे फिल्म मेकिंग के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी काम में लग जाते। इसी बीच प्रकाश पिक्चर्स के नाना भाई भट्ट ने स्पेशल इफेक्ट्स की एक अंग्रेजी फिल्म द इनविजिबल मैन से प्रभावित होकर एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए। अब उलझन इस बात की थी कि स्पेशल इफेक्ट्स कैसे हों। उन दिनों इंडिया में स्पेशल इफेक्ट्स विशेषज्ञ का होना तो दूर, इसके बारे में बेसिक जानकारी भी किसी के पास नहीं थी। ऐसे में यह जिम्मेदारी संभाली महज 18 साल के किशोर यंगस्टर बाबू भाई मिस्त्री ने। फिल्म के पर्दे पर इनविजिबल मैन की प्रेजेंस का फील दिलाने के लिए बाबू भाई ने ठेठ देसी तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उन्होंने काले पर्दे की बैकग्राउंड और हल्की रोशनी में रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को काले धागे की मदद से स्पीड देने की कोशिश की, मूवमेंट देने की कोशिश की। उनके इस प्रयोग की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें सिने उद्योग में एस्टैब्लिश कर दिया और वो काला धागा के नाम से मशहूर हो गए। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म ख्वाब की दुनिया भारत में बनी ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग किया गया था। इस फिल्म का निर्माण 1937 में किया गया। उसके बाद तो बाबू भाई ने सैकड़ों फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स दिए, कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और एक शानदार कामयाब करियर बनाया। भारतीय सिनेमा में ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट के जनक, जन्मदाता काला धागा यानी बाबू भाई मिस्त्री का देहांत 20 दिसंबर 2010 को 92 साल की उम्र में हुआ। हिंदुस्तान में सिनेमा के दीवानों की कोई कमी नहीं। सिनेमा के सभी दीवाने हैं, आम हो या खास। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़े फैन थे खलनायक अजीत के। बात 50s की है, जब अटल जी अजीत जी की कोई फिल्म देखे बिना नहीं रहते थे। उस जमाने में अटल जी अजीत से इतने प्रभावित थे कि आप ताज्जुब करेंगे कि वो कोशिश करते थे कि उन्हीं की तरह चले, उन्हीं की तरह बातचीत भी करें। उनकी ये दीवानगी इस कदर थी कि एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त से 10 रुपए की शर्त भी लगा ली थी, और वो भी इस बात पर कि अजीत कहां के रहने वाले हैं। अटल जी का कहना था कि वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनके दोस्त मानते थे कि वो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। अब शर्त जीतने और खुद को अजीत का एक सच्चा फैन साबित करने की उनकी जद्दोजहद इतनी बढ़ गई कि वो एक रात 2 बजे अपने दोस्त रामकृष्ण के यहां पहुंचे। रामकृष्ण जी किसी फिल्मी पत्रिका से जुड़े हुए थे। अटल जी ने रात 2 बजे रामकृष्ण जी को उठाया, पूछा कि भाई वो बताएं कि अजीत जी का ताल्लुक शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से या हैदराबाद से। रात के 2 और सवाल ये, शाहजहांपुर के हैदराबाद। रामकृष्ण जी पहले तो ठहाका मारकर हंसे और फिर उन्हें बताया कि सुनिए, अभिनेता अजीत जी का ताल्लुक
शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से भी है और हैदराबाद से भी, क्योंकि अजीत साहब का खानदानी घर मकान शाहजहांपुर में था, लेकिन उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ये सब बताने के बाद रामकृष्ण जी ने अटल जी से कहा कि अजीत के सबसे बड़े प्रशंसक का अगर कोई अवार्ड होता तो वो अटल जी को जरूर दिलवाते। बात हो रही है अटल जी की, लेकिन सिनेमा में कुछ ऐसा है, या हमारे देश में कुछ ऐसा है कि राजा से लेकर रंक तक हर कोई दीवाना है फिल्म का और फिल्म वालों का। इसीलिए कभी कभी तो लगता है कि जो देश हम फिल्म वालों को इतना मान दे रहा है, उस देश को हम फिल्म वाले क्या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यह भी सोचना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ अपने समाज और देश में योगदान बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे लोगों का, ऐसे सितारों का जिनको ये जनता मान देती है, सम्मान देती है, पूजा करती है, उनके मंदिर बना देती है। अब इन कलाकारों को मातृभूमि को वापस देना होगा। आप हमारे शोज बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एसएमएस कीजिए। हमारा नंबर है 55454। प्लीज राइट बिग स्पेस एंड देन योर मैसेज। और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम।